Hello everyone, welcome to EduTap. So today in BRBL 30 Day series, we are going to discuss the topic Foreign Exchange Management Act 1999. पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए अर्लियर वी हैड दी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कि फॉरेन एक्सचेंज को रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स है ये फेरा एक्ट कवर करता था कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज को हमने बचा के रखना है और इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है। बट ओवर द टाइम वी रियलाइज्ड इट इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट एक्ट एंड a lot of provisions are very outdated. इस कारण से इसे रिपील किया गया एंड फेमा 1999 लाया गया। एंड उस टाइम पे इंडिया थोड़ा लिबरलाइजेशन की तरफ भी जा चुका था, ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा चुका था। 1991 में हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, तो हमें लगा हमें इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं रखनी चाहिए, वी नीड टू ओपन अप आवर इकोनॉमी, फॉरेन ट्रेड बढ़ना चाहिए। तो फिर फेमा लाया गया फेरा को हटा के। फेमा जो है इट इज मोर फैसिलिटेटिंग टुवर्ड्स दी ट्रेड एंड पेमेंट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के डेवलपमेंट को भी ये प्रमोट करता है। और जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ है 1991 में उसके साथ ही काफ़ी हद तक अलाइंड है। तो पहले इट वॉज फेरा एंड नाउ इट इज़ फेमा। फेरा के अंदर अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड कोई भी एक्ट होता था विच वॉज अगेंस्ट दी लॉ, तो उसे क्रिमिनल एक्ट माना जाता था। फेमा में उसे सिविल जो है वो क्राइम माना जाता था। ये काफी डिफरेंसेस हैं दोनों एक्ट्स के अंदर। अब बात करते हैं ऑथराइज्ड पर्सन की। ऑथराइज्ड पर्सन फेमा में हम उसे बोलेंगे जिसे अलाउड है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटीज में डील करना। जैसे हम ये वेस्टर्न यूनियन वगैरह में जाते हैं, जो जिनको हम रुपीज देंगे वो हमें डॉलर्स देते हैं, डॉलर्स दो रुपीज देते हैं। तो उस टाइप के जो लोग हैं जिन्हें अलाउड है फॉरेन एक्सचेंज में डील करना, जैसे कि मनी चेंजर्स हैं, डीलर्स हैं, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स हैं, उन्हें ऑथराइज्ड पर्सन्स बोला जाता है। देन इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। तो दो टाइप की ट्रांजेक्शन्स होती हैं फॉरेन में एक्सचेंज में। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स है। जहां पे कोई एसेट्स या लाइबिलिटीज इन्वॉल्व हैं, इंडियन रेजिडेंट्स डील करते हैं इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आउटसाइड इंडिया, तो वो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन है। मान लो कि इंडिया ने किसी और कंट्री को लोन दिया, तो हम जब किसी को लोन देते हैं तो वो हमारी एसेट होता है, तो वो हमारी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगी। अगर हम कहीं फॉरेन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो हमारी एसेट है। अगर हम बाहर से लोन लेते हैं, किसी फॉरेन कंट्री से लोन लेते हैं, तो वो हमारी लाइबिलिटी है, तो वो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, लोन्स हैं, कैपिटल मूव करती है जहां पे, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होती है इंडिया और फॉरेन कंट्रीज के बीच में। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के अलावा। जैसे आप इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, या आपने जो लोन लिए हैं या दिए हैं उनकी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं, या इन्वेस्टमेंट पे जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं, वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में आता है। जैसे बाहर रहने जाते हो, आप घूमने जाते हो, आपका कोई रहने का, खाने पीने का खर्चा होता है, आप पढ़ाई करने जाते हो, आप इलाज करने जाते हो, वो आपकी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि उसमें आपकी एसेट लाइबिलिटी इन्वॉल्व नहीं है। तो वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। जैसे अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो वो जो पैसा इन्वॉल्व है वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। उसके बाद फेमा में जब हम करेंसी वर्ड यूज करते हैं, तो करेंसी का मतलब सिर्फ सिक्के या फिर नोट नहीं होता है। पोस्टल ऑर्डर है, चेक है, ड्राफ्ट्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, आरबीआई ने पूरी लिस्ट दी है, वो सब करेंसी की डेफिनेशन में आएगा। तो फॉरेन करेंसी का मतलब सिर्फ नोट या कॉइन्स नहीं है, कोई भी चेक्स, ड्राफ्ट्स, कार्ड्स, वो सब भी करेंसी की डेफिनेशन में ही आता है। उसके बाद जब हम टर्म स्पेसिफिक फॉरेन करेंसी यूज करेंगे, तो फॉरेन करेंसी का मतलब है इंडियन करेंसी के अलावा जो भी करेंसी है वो फॉरेन करेंसी है। और फॉरेन एक्सचेंज जब हम टर्म यूज करते हैं, तो ये बहुत एक ब्रॉड टर्म है। ठीक है, तो ये फॉरेन एक्सचेंज जो टर्म है वो फॉरेन करेंसी से बड़ा टर्म है। इसमें फॉरेन करेंसी, ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, इवन लेटर ऑफ क्रेडिट जो इंडियन करेंसी में ड्रॉ किए गए हैं बट पेबल इन फॉरेन करेंसी है, या कोई ऐसी चीजें जो ड्रॉ फॉरेन करेंसी में की गई है बट पेबल इन इंडियन करेंसी है, ये सारा फॉरेन एक्सचेंज की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इससे ज्यादा डिटेल इसमें करने की जरूरत नहीं, बट आपको याद रखें जब हम फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी की बात करते हैं तो हम सिर्फ नोट्स एंड कॉइन्स की बात नहीं कर रहे हैं, बट डोंट गो टू डीप इनटू इट। उसके बाद जब हम फेमा में पर्सन की बात करते हैं, पर्सन का मतलब होता है इंडिविजुअल,
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म्स, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई एजेंसी, ऑफिस, ब्रांच ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन। तो वो सब पर्सन है। तो पर्सन का मतलब सिर्फ इंसान नहीं है फेमा के अंदर, कंपनीज फर्म्स की जगह पे भी वहां पे पर्सन टर्म ही यूज किया गया है। देन एक टर्म जो बहुत यूज होता है वो है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया या पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो जो भी इंडिविजुअल पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहे हैं, दे विल बी नोन एज इंडियन रेजिडेंट्स। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा जो 182 डेज से ज्यादा पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में रहा है। लेकिन इसमें वो लोग नहीं आते हैं जो एम्प्लॉयमेंट करने या बिजनेस करने या किसी और पर्पज से अब्रॉड चले गए हैं एंड इनडेफिनेटली चले गए हैं, पता नहीं है कि वो कब वापस आएंगे। तो उन्हें फिर पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया माना जाएगा, चाहे वो पिछले साल में 182 डेज से ज्यादा इंडिया रहे हों, तो भी उन्हें पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं माना जाएगा, बिकॉज वो चले गए हैं एंड वी डोंट नो व्हेन दे विल कम बैक। तो वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं माने जाएंगे। एंड इसका ऑपोजिट भी देख लीजिए, अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या किसी भी और पर्पस के लिए इंडिया आया है एंड कितने टाइम के लिए आया है पता नहीं है, हो सकता है साल, 2 साल, 3 साल, इनडेफिनेट पीरियड के लिए आया है, तो चाहे वो 182 डेज से कम भी रहा होता है इंडिया में, तो भी उसे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मान लिया जाता है, बिकॉज वो आ गया है एंड द स्टे इज अनसर्टेन कि कितना टाइम रहेगा। तो ये पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें। अगर हम कंपनीज की बात करें, एंटिटीज की बात करें, तो किसे रेजिडेंट माना जाएगा, किस कंपनी को, जिसकी रजिस्ट्रेशन या फिर जिसकी इनकॉर्पोरेशन इंडिया में हुई है, जिसकी रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुई है। इसके अलावा जो ऑफिस, ब्रांचेस, एजेंसीज इन इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो चाहे यहाँ पे पर्सन जो कंट्रोल कर रहा है वो आउटसाइड इंडिया है, लेकिन एजेंसीज, ऑफिस, ब्रांचेस इंडिया में हैं, तो वो भी रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। उसके बाद रीपैट्रिएशन एक टर्म यूज होता है। रीपैट्रिएशन का मतलब होता है एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में लेके आ रहे हैं। आप इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज लेके आए और आपने एक ऑथराइज्ड पर्सन को दे के उसे इंडियन रुपी में कन्वर्ट करवा लिया, तो मान लेंगे कि आपने रिपैट्रिएट कर लिया है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने जो अपना फॉरेन एक्सचेंज का जो मनी है आपने एक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, और वो जो अकाउंट जहां पे डिपॉजिटेड है वो भी ऑथराइज्ड है बाय आरबीआई फॉरेन करेंसी मेंटेन करने के लिए, तो भी वो रिपैट्रिएशन की कैटेगरी में ही आता है। हो सकता है आप उस पैसे से कोई डेट डिस्चार्ज कर लें या कोई लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दें फॉरेन एक्सचेंज के अंदर ही, तो वो रिपैट्रिएशन टू इंडिया की कैटेगरी में आएगा कि ले आए या तो ऑथराइज पर्सन को दे के रुपए में कन्वर्ट करवा लिया, या फॉरेन करेंसी में ही अकाउंट में रख लिया, या फिर उसे यूज कर लिया किसी डेट को डिस्चार्ज करने के लिए फॉरेन करेंसी में ही, तो वो रिपैट्रिएशन माना जाएगा कि आप इंडिया ले आए फॉरेन करेंसी। ओके। उसके बाद अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस अंडर फेमा, फॉरेन एक्सचेंज को कैसे रेगुलेट किया जाता है। तो जब तक कि किसी भी एक्ट, रूल, रेगुलेशन या आरबीआई की परमिशन ना हो, तब तक हम कभी भी फॉरेन एक्सचेंज में नहीं डील कर सकते हैं खुद से। हमें हमेशा एक ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू फॉरेन करेंसी में डील करना पड़ता है। तो हमने पर्सन की डेफिनेशन क्यों पढ़ी थी, क्योंकि यहाँ पे जब हम पर्सन वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसमें पर्सन सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, इसमें एचयूएफ कंपनीज वगैरह भी आ जाते हैं। तो ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू ही हम फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हैं, अदरवाइज ये प्रोहिबिटेड है। उसके बाद अगर हमें कोई पेमेंट करना है फॉरेन में, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, उसे हमने कोई पेमेंट करना है, कोई क्रेडिट का लेन देन है, वो भी ऑथराइज्ड चैनल्स के थ्रू ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। अगर हम पैसा रिसीव कर रहे हैं ऑथराइज्ड पर्संस के थ्रू ही होगा। अगर हम कोई ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें हम एक्वायर करते हैं, क्रिएट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं एसेट आउटसाइड इंडिया, तो वो भी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा वो भी इंडिया में रेगुलेटेड है। अगर आप कोई पेमेंट रिसीव कर रहे हो, आप कोई बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहे हो, कोई प्रोमिसरी नोट बना रहे हो, कोई सिक्योरिटी ट्रांसफर कर रहे हो, कोई डेट एक्नॉलेज कर रहे हो, कोई भी फॉरेन ट्रांजैक्शन है, इंडिया में आप बैठे हो, आपकी एसेट आउटसाइड इंडिया है, तो वो करने के लिए भी आपको इंडिया में जो फेमा है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि वो तो हमारी एसेट आउटसाइड इंडिया है,
कि हमारी तो आउटसाइड इंडिया एसेट है, हम क्यों रूल्स माने। नहीं, अगर आपकी आउटसाइड इंडिया भी कुछ एक्वायर कर रहे हो तो आपको इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप आउटसाइड रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो, आप इंडिया छोड़ के अब एनआरआई बन गए हो, फॉरेन में हो, सिटीजनशिप इंडिया की है लेकिन अब आप एनआरआई हो, आप रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो, अब 182 डेज भी नहीं रहे पिछले साल इंडिया में, तो आप रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो गए। तो अब आप फॉरेन में हो, फॉरेन में रह रहे हो, फॉरेन में ही रेजिडेंट हो, तब आप वहां पे कोई फॉरेन करेंसी खरीदो, फॉरेन सिक्योरिटीज खरीदो, उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, सो अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया वो होल्ड करे कुछ भी करे, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, जो इंडिया से सामान बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हें भी अपना जो भी आरबीआई डेटा मांगे, जो भी आरबीआई ने गाइडलाइंस दी हैं उसके अकॉर्डिंगली उन्हें अपना डेटा आरबीआई को देना पड़ता है। और जब एक्सपोर्टर्स इंडिया के कुछ भी एक्सपोर्ट करते हैं उसके बदले में दे गेट मनी, तो जो मनी है वो इंडिया लेके आनी पड़ेगी आपको, आप उसे अब्रॉड होल्ड करके नहीं रख सकते कि इंडिया से सामान बेचा बाहर और वो पैसा भी बाहर ही रखा हुआ है। नो, यू हैव टू ब्रिंग द मनी टू इंडिया, आपको रिपैट्रिएट करके इंडिया लाना पड़ेगा। अगर आप रिपैट्रिएट नहीं करते हो तो माना जाता है कि आपने फेमा के रूल्स का वायलेशन कर दिया है। ओके, उसके बाद है आरबीआई की पावर्स ऑथराइज पर्सन को लेके। तो आरबीआई के पास पावर है कि किसको ऑथराइज पर्सन बनाना है, किसको नहीं बनाना, ये डिक्लेयर करने की पावर आरबीआई के पास है। ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही फॉरेन एक्सचेंज में आप डील कर सकते हो। ऑथराइज पर्सन कौन होगा ये आरबीआई बताएगा। एंड ये बार बार चेक करते रहना, इंस्पेक्शन करना कि क्या जो हमने ऑथराइज्ड पर्सन के लिए गाइडलाइंस बनाई हैं क्या वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो करने की पावर भी, इंस्पेक्शन करने की पावर भी आरबीआई के पास है। अब अगर कोई ये फेमा के रूल्स को नहीं मानता है, कॉन्ट्रावेशन करता है उनकी, उसके अगेंस्ट जाता है, तो अंडर फेमा कोई भी रूल्स है, रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन है, डायरेक्शन है, कुछ भी अगर नहीं मांगता है या आरबीआई की बात नहीं मानता है तो पेनल्टी लग सकती है। कितनी लग सकती है? जितना अमाउंट इन्वॉल्व है उसका 3 टाइम्स, और अगर वो अमाउंट क्वांटिफाइबल नहीं है, कैलकुलेटेबल नहीं है, तो 2 लाख रुपए तक का पेनल्टी लग सकता है। अगर कोई बार बार कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है, बार बार गलती कर रहा है, तो फिर एडिशनल और पेनल्टी लगती है हर दिन की अप टू 5,000 रुपीज के। पहले आपने गलती करी, अब आप लगातार जितना टाइम करते जाते हैं तो पर डे आपकी 5,000 रुपीज एडिशनल पेनल्टीज आपको लगती हैं। अगर आप फॉरेन एसेट्स एक्वायर करते हो, जितना अलाउड है, जो रूल्स हैं उसके अगेंस्ट जाके अगर आप फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर करते हो, कोई बाहर इमूवेबल प्रॉपर्टी, घर खरीदना, लैंड खरीदना, वो करते हो, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा आप कर देते हो, अलाउड है जितना, उस लिमिट को अगर आप क्रॉस करते हो, तो जो भी सम इन्वॉल्व है उसका 3 टाइम्स आपको पेनल्टी लग सकती है। और जितने की वैल्यू की आपने बाहर इलीगली प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, उतने वैल्यू की इंडिया में जो आपकी प्रॉपर्टी होती है ना, उसको कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। आपने अगर बाहर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी एक्वायर करी है फॉरेन में, और अलाउड मान लो सिर्फ 1 करोड़ है, तो फिर आपने जितनी ये गलत एक्वायर करी है बाहर, उतनी सेम वैल्यू की इंडिया में आपकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा। कॉन्फिस्केशन ऑफ इक्वलेंट वैल्यू सिचुएटेड इन इंडिया, फिर आपकी 5 करोड़ की इंडिया में वो कॉन्फिस्केट कर सकते हैं जो अथॉरिटीज है। उसके बाद प्रोसिक्यूशन भी रेकमेंड की जा सकती है। जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है जिसे अलाउड है एक्शन लेना इंडिया में फेमा के अंडर, अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो वो प्रोसिक्यूशन रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ईडी है जो इंडिया में, अगर वो सेटिस्फाइड है कि हाँ इन्होंने गलती की है, इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, तो उस पर्सन के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं। फेमा में नॉर्मली तो सिविल जो है वही क्राइम माना जाता है, लेकिन अगर डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट इस बात को लेके सेटिस्फाइड है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए, ये पर्सन गिल्टी है, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी की जा सकती है। और जो हमारा ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो डायरेक्ट कर सकता है कि इस पर्सन के खिलाफ जो बार बार गलती कर रहा है, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की जाए। और जो फाइल कंप्लेंट फाइल करेगा वो पर्सन असिस्टेंट डायरेक्टर के रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। ओके, पहले जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी जिसे अलाउड होगा एक्शन लेना, वो ईडी को बोलेगा। ईडी अगर सेटिस्फाइड है तो फिर ईडी अपने किसी असिस्टेंट डायरेक्टर
कम से कम असिस्टेंट डायरेक्टर या उससे बड़े लेवल के आदमी को बोलेगा कि क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की जाए। ओके उसके बाद अगर सीरियस कॉन्ट्रावेंशन है, कोई सीरियस गलती हो रही है, तो एडिशनल पेनल्टीज भी लगती हैं। सीरियस कॉन्ट्रावेंशन के लिए कितनी लगती हैं? एक तो फाइन लगेगा जो हमने पेनल्टीज की बात करी है, उसके अलावा 5 साल तक की इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो नॉर्मल पेनल्टीज लगी, फिर और एक्स्ट्रा फाइन भी लग सकता है, जेल भी हो सकती है, और आपकी प्रॉपर्टी को भी कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। कोई करेंसी है, कोई सिक्योरिटी है, कोई अदर जो भी इन्वॉल्व प्रॉपर्टी है, उसे कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। आपको ये भी बोला जा सकता है कि जो आपका फॉरेन एक्सचेंज में बाहर पैसा पड़ा है उसे इंडिया लाया जाए, ये भी बोला जा सकता है अगर आप फेमा के, आरबीआई के रेगुलेशंस के अगेंस्ट जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि ईडी ने बोल दिया और आपके पास कोई अपील की जगह नहीं बची है। आप अपील कर सकते हैं। अगर आपको ईडी की बात नहीं पसंद आई, आपको लगता है कि गलत हो रहा है मेरे साथ, तो आप पहली अपील कहाँ पे करते हो ऑर्डर के खिलाफ? स्पेशल डायरेक्टर अपील्स, फेमा के अंडर जो स्पेशल डायरेक्टर अपील्स है उसके पास पहली अपील होती है। फिर जो सेकंड अपील है, एपेलेट ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करनी है, तो फर्दर अपील कहां पे होगी? एपेलेट ट्रिब्यूनल में होगी। पहले मान लो ईडी ने बोला कि इसको इम्प्रिजनमेंट कर दो, इसके खिलाफ कंप्लेंट की जाए, पहली आप उसके अगेंस्ट अपील कहां पे करोगे? स्पेशल डायरेक्टर अपील्स में। इसकी बात भी नहीं पसंद आई तो एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओगे। एपेलेट ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश होते हैं स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैन्युपुलेटर्स फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1976। इसके अंडर जो एपेलेट ट्रिब्यूनल बने हैं आप उसके पास जा सकते हो। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि ये जो केस है इसके अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है कि लॉ में कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है, तो फिर जो आप अपील करोगे इसके अगेंस्ट आप सीधा हाई कोर्ट में कर सकते हो। फिर हाई कोर्ट के भी अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तभी इन्वॉल्व होते हैं जब क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है। ठीक है, जब क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है तभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बीच में इंटरफेयर करते हैं। सो फर्स्ट अपील स्पेशल डायरेक्टर के पास, फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। लेकिन अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो स्पेशल डायरेक्टर, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बट इफ अ क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट की अगर हम बात करें तो फेमा के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट जिसे हम ईडी बोलते हैं कि ईडी का छापा पड़ गया, ठीक है, तो वो डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट इस्टेब्लिश करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसका जो हेड होता है वो डायरेक्टर होता है इनका, और इनका जो स्टाफ है, जो ऑफिसर्स हैं, उन्हें ऑफिसर्स ऑफ इन्फोर्समेंट बोला जाता है। इनके पास इन्वेस्टिगेशन की पावर है। तो जो डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट है या असिस्टेंट डायरेक्टर या उससे हायर लेवल के जो लोग हैं उनके पास पावर है कि फेमा के अगेंस्ट कुछ हो तो ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है। असिस्टेंट डायरेक्टर से नीचे का पर्सन नहीं इन्वेस्टिगेशन कर सकता फेमा के केसेस में। ठीक है, उसके बाद ये इंक्वायरी कर सकते हैं, एविडेंस गैदर कर सकते हैं, कोई एक्शंस ले सकते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले। तो फेमा के अंडर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है किसके पास है? डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के पास है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट को लगे कि जरूरत है तो दूसरे डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं, जैसे कस्टम डिपार्टमेंट के लोग हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट के, पुलिस के जो लोग हैं, उन्हें बोला जा सकता है कि आप फेमा के अंडर आके इन्वेस्टिगेशन करो। लेकिन जो पर्सन इन्वॉल्व होंगे दे विल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी टू इन्वेस्टिगेट कॉन्ट्रावेंशन अंडर फेमा। तो फेमा के अंडर हायर लेवल के ऑफिसर्स को ही इन्वॉल्व किया जाता है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी। अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोगों को लेके आते तो बड़े लेवल के पर्सन को ही लाया जाता है यहाँ पे कॉन्ट्रावेंशन अंडर फेमा को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। देन व्हाट आर दी स्पेशल प्रोविजंस फॉर एसेट्स हेल्ड आउटसाइड इंडिया? अगर ऐसा लगता है कि कोई इंडियन सिटीजन है, उसने फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटीज या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर रखी है फॉरेन में और वो फेमा के अंडर अलाउड नहीं है, तो क्या होगा? ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो उसकी इंडिया में एसेट्स होंगी उस सेम वैल्यू की वो इंडिया में कॉन्फिस्केट की जा सकती हैं। जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करती है, उन्हें लगता है कि कुछ इसने बाहर गलत एक्वायर कर रखा है जो अलाउड नहीं है, तो उसकी इंडिया में उतनी ही वैल्यू की एसेट्स को सीज किया जा सकता है। जो ये सीजर का ऑर्डर है इसे इसका रिव्यू होता है। जैसे एक बार आपने सीज कर ली पर्सन की प्रॉपर्टी,
तो एक अथॉरिटी रिव्यू करती है कि क्या ये सीजर सही किया गया है, और ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होगी, जो रिव्यू करेगी कि सीजर करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, वो पर्सन शुड बी एट लीस्ट ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस लेवल का ही, इससे हायर लेवल का पर्सन ही रिव्यू कर सकता है कि क्या ये जो सीजर किया गया है, मान लो ईडी ने आपकी प्रॉपर्टी सीज कर ली, तो इस लेवल का पर्सन ही ये देखेगा कि क्या सही किया या नहीं किया। तो जो सीजर होता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर ये देखा जाता है, कि रिव्यू किया जाता है कि सही किया या नहीं किया। उसके बाद जो पिटीशन फिर यहाँ पे फाइल होती है, तो पहले तो 30 दिन के अंदर अंदर कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी है वो देखेगी कि सही किया नहीं किया, और वो जो पिटीशन फाइल होती है 30 डेज के अंदर अंदर सीजर को लेके, 180 डेज में उसे या तो कंफर्म कर दो कि सीजर किया सही किया, या फिर उसे मना कर दो कि नहीं, सेट असाइड कर दो ऑर्डर को कि नहीं, सीजर यहाँ पे नहीं करना चाहिए था। हाँ, आप ईडी वालों की बात भी सुनेगी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, और जिसकी प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है उसकी भी बात सुनी जाएगी कि सही किया या नहीं किया। पिटीशन 180 डेज में डिस्पोजल होगा। पहले सीजर हुआ, 30 डेज में पिटीशन फाइल होगी कि सही किया नहीं किया, उसके 180 डेज में या तो इसे सही ठहरा दिया जाएगा या फिर इसे सेट असाइड कर दिया जाएगा। अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बोल दिया कि ठीक है, जो सीजर किया वो बिल्कुल सही किया, तो जब तक के जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो केस है, जब तक वो चलेगा इस चीज को लेके, तब तक प्रॉपर्टी सीज्ड ही रहेगी। साल चला, 2 साल चला, 3 साल चला केस, प्रॉपर्टी सीज्ड ही रहेगी। ठीक है। तो अब जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, जो हमारा ईडी है, वो अपने आप देख लेगा कि इस सीज्ड एसेट्स को हमने कैसे डील करना है। उसके बाद अब जब ये केस चल रहा होता है कि इस पर्सन ने फॉरेन में गलत प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, इसको नहीं करनी चाहिए थी, तो जो एग्रीव्ड पर्सन है उसके पास ऑप्शन है कि वो कभी भी जितने भी उसने फॉरेन एसेट्स एक्वायर कर रखी हैं, जितना भी उसका बाहर पैसा है, प्रॉपर्टी है, वो रिपैट्रिएट करके इंडिया में ले आए। ठीक है, इंडिया में ले आए और सब कुछ डिक्लेयर कर दे कि मेरे पास ये है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये देखो मैं इंडिया में ले आऊंगा। फिर वहां पे ईडी या फिर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसके पास पावर है यहाँ पे, वो सीजर के जो भी ऑर्डर्स है उसे सेट असाइड कर सकता है। क्योंकि देखो, अगर मान लो मैंने फॉरेन में प्रॉपर्टी एक्वायर कर रखी 2 करोड़ की, जो मुझे अलाउड नहीं है, वो मेरी 2 करोड़ की इंडिया में सीज करके रख देंगे। ठीक है, इंडिया में मेरी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज कर देंगे, तो मैं क्या करूंगी, जो मेरी फॉरेन वाली 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है इलीगल वाली, वो मैं इंडिया ले आऊंगी सारा पैसा। मैं बोल दूंगी कि ये पकड़ो वो वाले पैसे, मेरी इंडिया वाली प्रॉपर्टी को छोड़ दो, तो वो छोड़ देंगे फिर। ठीक है, अलाउड है कि मेरी जो सीजर किया गया है उसे सेट असाइड कर दिया जाएगा। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या ईडी के पास पावर होती है। अगर मुझे इस सारी प्रोसीडिंग्स से दिक्कत है, मुझे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बोला है उससे प्रॉब्लम है, तो फिर मैं अपील कर सकती हूँ। ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट मैं अपील कहाँ पे कर सकती हूँ, एपिलेट ट्रिब्यूनल में कर सकती हूँ, जो हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट अपील होती है, फिर सेकंड अपील होती है। तो एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास जाके अपील की जा सकती है कि जो इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी को सीज किया है ये गलत किया है। ओके, कि मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं है, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, जो भी है, वो फिर एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास जाया जा सकता है। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, फिर हाई कोर्ट के पास जाते हैं। Now let's discuss some MCQs regarding this. So the first question is, what was the primary reason for the repeal of Foreign Exchange Regulation Act? तो देखो, पहले फेरा था, फिर फेमा आया। क्यों फेमा लाया गया? ताकि ज्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स ला सके, या फिर फेरा बहुत ज्यादा रिग्रस या आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी था, या फिर टू इंक्रीज एफडीआई इन इंडिया, या टू इंक्रीज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो फेरा को बहुत ज्यादा रिग्रस माना जाता था, अपनी यूटिलिटी आउटलिव कर चुका था, इसीलिए उसको हटा के फेमा लाया गया। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, what does capital account transaction refer to according to the foreign exchange guidelines? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताया, ऐसी ट्रांजेक्शन जिनसे एसेट या लाइबिलिटीज चेंज होती हैं, change in the assets or liabilities outside India of persons resident in India और in India of persons residents outside India। तो जहां से एसेट और लाइबिलिटी पे फर्क पड़ता है ना, वो वाली ट्रांजेक्शन्स आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं, दूसरी वाली करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ठीक है, चलिए अगला है, इवेलुएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू डिटरमिन द एक्यूरेसी बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज।
फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूड्स ओनली अमाउंट पेबल एंड द ट्रांजेक्शंस कंडक्टेड इन फॉरेन करेंसीज। तो देखो सिर्फ यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन में सिर्फ फॉरेन करेंसी नहीं आती है, ट्रैवलर चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, बाकी सब चीजें भी आती हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ट्रैवलर्स चेक्स एंड लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। Bills of exchange drawn by entities outside India but payable in Indian currency also fall under the definition of foreign exchange। तो सेकेंड और थर्ड जो ट्रैवलर्स चेक्स हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज वाले, वो भी फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन में आ रहे हैं, सिर्फ करेंसी ही नहीं आती है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। सो 2 and 3 बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।